आज से करीब 1900 साल पहले की बात है। रोम सिटी के सेंटर में एक बहुत बड़ी आग लगी थी जिसे द ग्रेट फायर ऑफ रोम भी कहा जाता था। ये आग इतनी डेंजर थी कि इसमें कई हजारों से ज्यादा लोग होमलेस हो गए थे और कई 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतना सब होने के बाद नेरो क्लॉडियस, जो कि उस टाइम के रोमन एम्पेरर हुआ करते थे, इन्होंने देखा कि ये जगह अब लोकल पब्लिक के लिए यूज करने जैसी नहीं रही, तो इन्होंने इस जगह को अपने अंडर में ले लिया और पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज करने लगे। और कई लोगों का ये दावा था कि नेरो क्लॉडियस ही थे जिन्होंने ये आग लगाई थी ताकि सारे लोग इस जगह को छोड़ के चले जा सके। इस जगह पर नेरो क्लॉडियस ने कई गार्डन्स बनाए, आर्टिफिशियल लेक क्रिएट की और अपनी जगह के एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ी स्टैचू सेटअप की जिसे द कोलोसस ऑफ नेरो नाम दिया। कोलोसस, इस वर्ड को याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है हमारी आगे की हिस्ट्री में। कई सालों बाद नेरो क्लॉडियस की मौत की खबर सुनते ही उनकी इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन जो स्टैचू थी कोलोसस ऑफ नेरो वाली, वो अभी भी प्रिजर्व रखी गई थी। नेरो की मौत के बाद उस टाइम पर रोम पर राज कर रहे थे वेस्पासियन, जो कि फ्लेवियन डायनेस्टी के रोमन एम्पेरर थे। एम्पेरर वेस्पासियन ने सोचा कि अब इस जगह को वापस से कैसे यूज किया जा सके ताकि लोगों का ध्यान फिर से आकर्षित हो इस जगह की तरफ। कई देर सोचने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब इस जगह पर एक एम्पी थिएटर बनाया जाएगा जो कि रोम के एकदम सेंटर में भी होगा और रोमन्स इस जगह को कभी नहीं भूलेंगे, इसका आनंद लेते रहेंगे। It's 83 AD, just 3 years after the Colosseum's triumphant opening. Colosseum still stands as an epic engineering masterpiece. Today, it is regarded as a... On top, they build an enormous structure. The Colosseum, a symbol of a city to be shared by all Romans. कई सोर्सेस के मुताबिक एक एस्टीमेट लगाया जाता है कि 70 से 72 एडी के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। इस एम्फी थिएटर के कंस्ट्रक्शन के लिए इजराइल जेरूसलम से कई हट्टे कट्टे जैविश कैदियों को बुलाया गया था। कई फेमस इंजीनियर्स, रोमन आर्किटेक्ट्स और आर्टिस्ट हायर किए गए थे इस एम्फी थिएटर को बनाने में, लेकिन हिस्ट्री में इसका अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि इस एम्फी थिएटर का आर्किटेक्ट कौन था। 79 एडी में एम्पेरर वेस्पासियन की डेथ हो जाती है और इनके डेथ के वक्त इस एम्फी थिएटर का तीसरा फ्लोर ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया जाता है। इनकी डेथ के बाद इनके बेटे एम्पेरर टाइटस के अंडर में जो आखिरी फ्लोर था इस एम्फी थिएटर का, वो कंप्लीट करा दिया जाता है और इसी तरह करीब 10 साल का ड्यूरेशन लगा था इस पूरे एम्फी थिएटर को बनाने में। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कोलोसस ऑफ नेरो की स्टैचू के बारे में कहा था। इस स्टैचू को बाद में एम्फी थिएटर के बाजू में सेटअप करा दिया जाता है। कोलोसस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, और इसी से एक नया वर्ड फॉर्म किया गया कोलोसियम, जो कि ऑफिशियली इस एम्फी थिएटर को दिया गया। कोलोसियम ट्रेडिशनली फेमस था ग्लैडिटोरियल गेम्स के लिए। ग्लैडिटोरियल गेम्स एक ऐसा गेम था जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों को फुल आर्मर और स्वॉर्ड के साथ कोलोसियम के ग्राउंड में उतार दिया जाता था और फिर इन दोनों के बीच में फाइट कराई जाती थी तब तक जब तक सामने वाला अपोनेंट पूरा ब्लडी नहीं हो जाता। ये कोलोसियम इतना बड़ा था कि इसमें एक टाइम में 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते थे और इन ग्लैडिटोरियल गेम का आनंद ले सकते थे। और जाहिर सी बात है, उस टाइम में फुटबॉल या क्रिकेट जैसे गेम्स नहीं होते थे, तो ग्लैडिटोरियल गेम एक मेजर सोर्स हुआ करता था लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस टाइम में कोई टिकट या फीस नहीं ली जाती थी लोगों से। कोलोसियम एक तरह से फ्री था पूरे रोम के लोगों के लिए, लेकिन जो सीट्स थे वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किए गए थे। जैसे कि जो सबसे नीचे का सेक्शन होता था उसे इमा कैविया कहा जाता था, जहाँ पर एम्पेरर, एम्बेसेडर और सीनेटर जैसे लोग बैठा करते थे। फिर इसके ऊपर का जो सेक्शन था उसे माइनिनियम प्रीमियम कहा जाता था, जहाँ पर उस टाइम के अमीर लोग बैठा करते थे। और फिर इसके ऊपर का जो हिस्सा था उसे माइनिनियम SI कहा जाता था, जहाँ पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स बैठा करते थे। और फाइनली जो टॉप सेक्शन था इसे माइनिनियम SL कहा जाता था, जहाँ पर गरीब लोग और मजदूर बैठा करते थे। एक वेलेरियम टाइप की शीट को पूरे कोलोसियम के ऊपर स्ट्रेच किया गया था ताकि अंदर जो लोग बैठे उन्हें सूरज की धूप से प्रोटेक्ट किया जा सके। 36 ट्रैप डोर बनाए गए थे पूरे अरेना में, जहाँ पर ग्लैडिएटर्स और एनिमल्स को होल्ड किया जाता था गेम के शुरू होने से पहले। और इसके अलावा कई अंडरग्राउंड पैसेजेस और एंशिएंट एलिवेटर भी क्रिएट किए गए थे, जो कि मेन फाइटिंग के दौरान एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज किए जाते थे। 81 एडी में एम्पेरर टाइटस ने कोलोसियम की ओपनिंग की खुशी में
100 डेज के लिए ग्लैडिटोरियल गेम्स ऑर्गेनाइज किए थे। हर दिन नए नए ग्लैडिएटर्स को बुलाया जाता था और नए नए एनिमल्स लाए जाते थे, और एनिमल्स में ज्यादातर लायन, टाइगर, राइनो, क्रोकोडाइल और बियर्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही गेम खत्म होता था तो पूरा अरेना ग्राउंड खून से भर जाता था। जितना ज्यादा लोगों को देखने में मजा आता था, उतना ही ज्यादा ग्लैडिएटर्स को अपनी जान की परवाह होती थी, क्योंकि अगर 10 लोग अरेना में फाइट करने उतरते थे तो उसमें से 2 या 3 लोगों के चांसेस रहते थे जिंदा रहने के। यही नहीं, डायो कैसियस जो कि उस टाइम में फेमस हिस्टोरियन हुआ करते थे, इन्होंने नोटिस किया कि जो 100 दिन के ग्लैडिएटर्स गेम हुए थे उसमें करीब 9000 से भी ज्यादा जानवरों को मारा गया था ग्लैडिएटर्स के द्वारा। कुछ ही दिनों बाद लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर कोलोसियम में नवल बैटल स्टार्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, नवल बैटल यानी शिप्स का बैटल। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कोलोसियम में तो कोई पानी नहीं, और फिर शिप्स कैसे आते थे इस अरेना ग्राउंड में। पानी का इतना बेहतरीन सिस्टम क्रिएट किए थे कि कई वाटर कैनाल्स बनाए गए थे इस कोलोसियम में, जिसके जरिए अरेना ग्राउंड में पानी सप्लाई किया जाता था, और पूरे अरेना ग्राउंड को 5 फीट की हाइट तक फिल कर दिया जाता था वाटर से। और इन्हीं वाटर कैनाल्स के जरिए शिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था अरेना ग्राउंड में, और इसी तरह नवल बैटल खेला जाता था इस कोलोसियम में। कई सालों तक सब अच्छा चलता रहा, लोग आते गए, ग्लैडिएटर्स गेम होते गए, लेकिन 217 एडी में कोलोसियम लाइटनिंग फायर की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। जो सबसे ऊपर की वुडन लेवल थी इस एम्पी थिएटर की, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये भी है कि 240 एडी तक भी कोलोसियम को पूरी तरह से रिपेयर नहीं किया गया था, लेकिन 250 एडी से 320 एडी के बीच में कोलोसियम को वापस से रिपेयर कर लिया गया था। 399 एडी में ग्लैडिएटोरियल्स गेम की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की मौत होने लगी, जिसकी वजह से रोमन एम्पेरर होनोरियस ने ग्लैडिएटर फाइट की प्रैक्टिस करने से बैन कर दिया। लेकिन कई हिस्टोरिकल इवेंट में मेंशन किया गया है कि 404 एडी में ग्लैडिएटोरियल गेम वापस से स्टार्ट कर दी गई थी लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर। आखिरी बार ग्लैडिएटोरियल फाइट मेंशन की गई थी 435 एडी में, और फिर उसके बाद कोई भी ग्लैडिएटोरियल फाइट नहीं कराई गई थी, सिर्फ और सिर्फ एनिमल हंटिंग कराई जाती थी कोलोसियम में। एनिमल हंटिंग भी 530 एडी तक ही की गई थी, और फिर उसके बाद एनिमल हंटिंग से रिलेटेड कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। कहा जाता है कि 450 साल के पीरियड में, यानी 80 एडी से लेकर 530 एडी तक करीब 40 लाख से भी ज्यादा लोग और 10 लाख से ज्यादा जानवरों को मारा गया था कोलोसियम्स के गेम में, जिसकी वजह से कोलोसियम को फाइनली फाइटिंग के लिए क्लोज कर दिया गया था। 600 एडी में कोलोसियम में एक छोटा सा चर्च टाइप रूम बना दिया गया था, और जो अरेना का ग्राउंड था उसे एज अ कैमेट्री तौर पर यूज करना शुरू कर दिया गया था। 600 एडी से लेकर 12th सेंचुरी तक कोलोसियम को ऐसे ही तरह यूज किया गया, और जितना भी एम्प्टी स्पेसेस और सीटिंग एरिया था कोलोसियम का, उसे एज अ हाउसिंग और वर्कशॉप के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया गया था। 12th सेंचुरी तक तो सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 12th सेंचुरी में कोलोसियम को फ्रैंगीपनी क्लैन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फ्रैंगीपनी क्लैन उस टाइम में रोमन का सबसे पावरफुल क्लैन हुआ करता था। इन्होंने कोलोसियम में अपनी फोर्टिफाइड सेटलमेंट कर ली थी और इसे किले के तौर पर यूज किया करते थे। 1349 में कोलोसियम ने फिर एक बार और ग्रेट अर्थक्वेक का सामना किया, लेकिन इस बार कोलोसियम बहुत ही गंभीर तरीके से डैमेज हो गया था, जिसके बाद कोलोसियम के कई स्टोन्स को रीयूज कर लिया गया था आसपास के चर्चेस, हॉस्पिटल बनाने में। 1400 से लेकर 1450 के बीच में कोलोसियम के आसपास रहने वाले लोगों की धीरे धीरे तादाद कम होने लगी, जिसकी वजह से जो बचे कुछ लोग थे जो आसपास रहते थे कोलोसियम के, उन्होंने भी इस जगह को इनसिक्योर छोड़ दिया। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब कोलोसियम बहुत ही पॉपुलर अड्डा बन गया था चोरों और डाकुओं के लिए। एक वक्त ऐसा था इस कोलोसियम के लिए कि लोग इसके बिना रहते नहीं थे, और अब एक वक्त ऐसा आ गया था
कि लोगों ने इसे वापस मुड़ के भी नहीं देखा। इससे हमें एक ये सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में भी एक वक्त ऐसा आता है कि लोग हमें मुड़ के नहीं देखते और हमें हेट करते हैं। बस हमारा काम इतना होता है कि हमें उसे झेलने की पावर होनी चाहिए। इसके बाद कोलोसियम से रिलेटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंशन किया गया था 1671 में। कार्डिनल अल्टेरी जो कि प्रीस्ट थे चर्च के, इन्होंने ऑथराइज किया था कि कोलोसियम को हम बुल फाइट के लिए यूज किया करेंगे, लेकिन लोगों के नेगेटिव रिएक्शन की वजह से इस आइडिया को भी स्टॉप कर दिया गया। 1900 यानी 19th सेंचुरी में कहीं ज्यादा वेजिटेशन और घास ओवरग्रोन हो गई थी पूरे एम्फी थिएटर पर, जिसकी वजह से कोलोसियम का स्ट्रक्चर धीरे धीरे डैमेज होने लग रहा था। लेकिन उस टाइम चर्च के बड़े प्रीस्ट लोगों ने कई स्टेबलाइजेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए कोलोसियम को रिपेयर करने के लिए। 20th सेंचुरी यानी आज के टाइम कोलोसियम दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर है, जहां पर हर साल 4 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स विजिट करते हैं। 1943 साल पहले भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर हुआ करता था और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एंशिएंट एम्फी थिएटर है, जिसे फ्लेवियन एम्फी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। इतना ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के बाद जुलाई 7, 2007 में कोलोसियम को वन ऑफ द 7 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी घोषित किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको इस एम्फी थिएटर की स्टोरी बहुत पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।